स्वागत है। बोलो सांकड़ वाकड़ चामुंडा मात की, बोलो आई मात की, बोलो रामसा पीर की, भारत माता की, बोलो खेतेश्वर भगवान की। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र में माननीय मोदी जी के सपनों का विकसित भारत बनाने की श्रृंखला में महाराष्ट्र के स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार में एकनाथ शिंदे जी के साथ बराबर की भूमिका निभाने वाले मेरे मित्र, मेरे भाई आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, मंच पर उपस्थित जिनके कुशल संगठन में, कुशल नेतृत्व में हम सब लोग राजस्थान में परिवर्तन की एक आंधी खड़ी करने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी हमारी संगठन की सहप्रभारी आदरणीय विजयाताई राहटकर जी, सोजत के अपने कंपटीशन है अपन जोधपुर वाला रे सोजत वाला ने के राजेंद्र जी भाई साहब किन्ना है, सोजत वाला के मारा है, मैं क्या कि मारा है, हमारे लड़ाई चल रही कई वर्ष हो गया, 40 साल में चल रही कि नहीं चल रही, मारा है ना भाई मारा यूं नहीं छोड़ा मैं। राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, पाली के यशस्वी सांसद जिनकी गूंज अभी हम सबको सुनाई दी, आदरणीय पीपी चौधरी साहब। अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि अशोक गहलोत को योगी जी से सीखना चाहिए, सुशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करते हैं, देवेंद्र भाई से सीखना चाहिए। और हम 12 ही नहीं सीखा, जो हमें कहीं 32 हम सीखी, हमें तो हाथी तो क्यों पूरा पहुंचनी बची है, और 1 महीना में सीख न जाए तो क्लास में पहली क्लास पूरी हो उन्होंने पहली जनता घर भेज दे, सिखार कहीं कर रहा आप हमें जो बेवे तो क्यों होच करो आप। मंच पर उपस्थित किसान नेता, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय जगबीर छाबा जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय महेंद्र कुमावत जी, पूर्व विधायक आदरणीय जोगेश्वर जी, पूर्व सांसद आदरणीय पुष्प जैन साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय मदन राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण जी दवे, आदरणीय संजना जी, आदरणीय लक्ष्मी जी बारूपाल, आदरणीय श्रीमती मंजू निकम जी, मंच पर उपस्थित इस सोजत की यशस्वी विधायक आदरणीय शोभा जी, और जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पाली जिले में एक परिवार के माफिक काम करती है, ऐसे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री मंछाराम जी परमार, और इस सभा में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य दायित्ववान कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, और इस विशाल संख्या में तपती दोपहरी में इस मेहंदी नगरी, इस ताम्र नगरी में आए हुए सारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति और युवा साथियों। अभी पीपी चौधरी साहब भाषण दे रहे थे कि राजस्थान में बहुत अराजकता की स्थिति है, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया, राजस्थान में महिलाओं की प्रतिष्ठा तार तार हो गई, राजस्थान में युवाओं के सपने और भविष्य अंधकार में हो गया है। और जिस तरह के हालात राजस्थान में बने, किसी मुख्यमंत्री के लिए सबसे बुरी अवस्था क्या होती, वो ये कि उनकी सरकार के विधायक जो हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दें। हम सब ने देखा
कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से अपना विश्वास मुख्यमंत्री के नाते खो दिया। कांग्रेस पार्टी के विधायक देवेंद्र भाई विधानसभा में खड़े होकर के ये कहते हैं कि ये सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, अब की बार हम जो है एक बस में जाने के लायक कुल मिलाकर के बचने वाले। एक दूसरे विधायक जो आप ही के पड़ोस के सिरोही जिले से आते हैं, सरकार में मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकृत नामित सलाहकार, वो मंच पर खड़े होकर के सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री की तरफ उंगली उठा करके कहते हैं कि यह मंत्री राजस्थान के इतिहास का सबसे भ्रष्ट मंत्री है और राजस्थान के इतिहास का सबसे भ्रष्ट मंत्री, इसके कारनामों के चलते हुए हमारी सरकार भ्रष्ट सरकार हो गई है और अब की बार हम छोटी सिटी बस के जितने केवल बचने वाले हैं। और उसके बाद राजस्थान सरकार के एक मंत्री, जिनको थोड़े दिन पहले लाल डायरी के चक्कर में हटा दिया, वो राजेंद्र सिंह जी 50,000 लोगों की पार्टी की सभा में, जिसमें सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री उपस्थित हो, उस सभा में मंच पर खड़े होकर के कहते हैं कि यह सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार है और इस सरकार के कारनामों के चलते हुए अब की बार कांग्रेस पार्टी जो है वो कुल मिलाकर के एक फॉर्च्यूनर में जाने जितनी बचेगी। और उसके बाद एक मंत्री जी, एक विधायक जो चिट्ठियां लिख करके सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुख्यमंत्री जी को जब थक गए, आज उन्होंने अपने सारे केस कटा करके और केस मुख्यमंत्री जी को भेंट करने का संकल्प लिया। सरकार के ही एक मंत्री, गांव में बिजली नहीं आ रही है, उसको चलते हुए हिंडोली में बिजली महकमे के बाहर में धरने पर बैठे। सरकार के एक विधायक श्री मेवाराम जी कांग्रेस के बाड़मेर में, उन्होंने चिट्ठी लिख करके और कलेक्टर से और मुख्यमंत्री दोनों से सरकार के खिलाफ धरना देने की ऐसी डिमांड की। मेरे को एक दिन एक पत्रकार ने पूछा कि भाई साहब, अब की बार बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी? मैंने उसको कहा भैया देख, बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी इसका कंपटीशन जो है कांग्रेस के नेताओं में, विधायकों में चल रहा है। कोई कहता है सिटी बस जितने बचेंगे, कोई कहता है मिनी बस जितने बचेंगे, कोई कहता है फॉर्च्यूनर जितने बचेंगे, एक मंत्री कहता है इनोवा जितने बचेंगे। मुझे लगता है कि अब की बार फटफट ये पर हम दो, हमारे दो ऐसे ही बैठ करके जाने वाले। ये जो हालात राजस्थान में हुई, किसी प्रदेश की अराजकता का सबसे बड़ा नमूना अगर कोई है तो उस नेता में उसके साथ के काम करने वाले लोग, उसके साथी सहयोगी, वो भी विश्वास खो दें। अब जब कांग्रेस के एमएलए को विश्वास नहीं है तो आपको होगा क्या? आपको हो सकता है क्या? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं देवेंद्र भाई, ये मारवाड़ है और ये मेहंदी का क्षेत्र है, मेहंदी की नगरी है। मैं एक बात पूछता हूं आपको, मैंने, माननीय मोदी जी ने मुझे कहा कि हर घर तक पानी पहुंचाना है और पानी पहुंचाने के लिए राजस्थान को 130 करोड़ रुपए दिए। इस सोजत विधानसभा में पानी पहुंचाने के लिए जो सोजत के 152 गांव हैं, उन 152 गांवों में पानी पहुंचाने के लिए मैंने स्कीम सैंक्शन की 140 करोड़ रुपए की। भाई सोजत में पानी आने लगा है क्या? सोजत में पानी देने का सरकार वादा करती है कि 3 दिन में एक बार पानी आएगा। अभी कितनी देर में आता है बताओ भाई? 7 दिन में एक बार आता है कि नहीं आता है? 5 दिन में एक बार आता है क्या? 8 दिन में एक बार पानी पहुंचता है यहां। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति करने वाली सरकार जो पानी नहीं दे सकती, उसको सरकार में रहना चाहिए क्या? बताओ, जोर से रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जो सरकार हमको बिजली नहीं दे सकती, गांव में बिजली आवे कहीं? कितनी बार बिजली जावे भाई रात रात? मैंने एक दिन हमारे गांव में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, देवेंद्र भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गांव है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पाकिस्तान के बॉर्डर तक, बिल्कुल बॉर्डर से एक दिन मुझे एक रात को दोपहर शाम के टाइम पे एक ठाकुर साहब ने फोन किया। उस गांव में लाइट नहीं थी। मोदी जी ने जब सरकार बनाई थी और तब यह था कि 18,000 पंचायतें बिना बिजली की थी, उसमें से भी 80 पंचायतें मेरी लोकसभा क्षेत्र में थी।
उस गांव में बिजली माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से पहुंची और हर घर तक बिजली पहुंची। गरीब के घर में रोशनी करने का काम मोदी जी ने किया। उन्होंने मुझे फोन किया, दोपहर के 4-5 बजे के टाइम होगा, कि बाबा लाइट नहीं आ रही है। तो मैंने कहा भाई मैं अभी पता करता हूं। मैंने अधिकारियों को फोन किया, मैंने कहा भाई उस गांव में लाइट क्यों नहीं आ रही है? तो उन्होंने कहा साहब रात को बहुत तेज आंधी आई थी, 20-25 खंबे गिर गए हैं, अभी खंबे हम खड़े कर रहे हैं, 1-2 घंटे में आ जाएगी। तो मैंने उनको दोबारा फोन किया, मैंने कहा ठाकुर साहब 1-2 घंटे में आपके यहाँ लाइट आ जाएगी? तो उन्होंने कहा बाप जी जब तक तो गर्मी में हाँ निकल जाएगी। आज कितनी भीषण गर्मी है, और इस गर्मी में हमारे गांव में लाइट की हालत क्या है? 10-10 घंटे की कटौती हर एक गांव में राजस्थान में हो रही। खेत में 6 घंटे बिजली देने का इन्होंने हमसे वादा किया, लेकिन 6 घंटे छोड़ करके मुझे पिछले 1 महीने में पूरे राजस्थान का भ्रमण करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर पार्टी ने दिया। इन परिवर्तन यात्राओं के निमित्त भी, जहां प्रदेश के चारों कोनों से ये परिवर्तन यात्राएं राजस्थान की सभी 200 विधानसभाओं में जाने वाली, पिछले 11 दिन में मुझे राजस्थान के अनेक जिलों में प्रवास करने का अवसर मिला। आपके जैसे सभी धरातल पर रहने वाले, काम करने वाले कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मैंने सभी से पूछा कि खेतों में बिजली कितने घंटे आ रही? ये 6 घंटे मिनिमम मैनिफेस्टो में लिख करके वादा करने वाली जो सरकार है, आज 60 मिनट भी खेत में बिजली नहीं दे पा रही है। और उसके चलते हुए किसान, एक तरफ तो राम रूस गया, 87 साल में पहली बार सबसे सूखा सावन, ईदक मास हो, आपने देखे होगा, हमके तो शिवजी ने घणो जल चढ़ाए तो बाप जी की मेहरबानी हो, पर पूरा का पूरा सावन सूखा निकल गया। अगस्त के महीने में एक बार भी बरसात नहीं हुई। 87 साल का सबसे सूखा सावन था। किसान जहां बरसात की खेती पर निर्भर है, वो खेती बर्बाद हो गई, समाप्त हो गई। और दूसरी तरफ पूरे राजस्थान का वो किसान जो बिजली जला करके जमीन से पानी निकाल करके खेती करता है, आज बिजली नहीं होने के कारण से बच्चे के जैसे पाली हुई उसकी फसल उसके आंखों के सामने जल करके राख हो गई। हुई कि नहीं हुई? पूरे राजस्थान में हुई कि नहीं हुई? आप पीछे घुमा करके कैमरा इन मीडिया वालों से कहूंगा, हाथ ऊंचा करके बताओ हुई कि नहीं हुई? बिजली खेत में नहीं आई हमारे, बिजली खेत में नहीं आने के कारण से हमारी फसल जली कि नहीं जली? अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं। यह निकम्मी सरकार हमको कहती है कि हम 2000 यूनिट किसान को बिजली फ्री देंगे। वसुंधरा जी की सरकार थी, हमारे यहां एक योजना बनी थी, और वो योजना थी कि जिस भी किसान के खेत पर बिजली का कनेक्शन है उसको 850 रुपए महीना अनुदान की राशि देंगे। मिलती थी कि नहीं मिलती थी? 12 महीने में 10,000 रुपए हर किसान के खाते में बिजली का अनुदान मिलता था। 4.5 साल तक इन्होंने हमको अनुदान नहीं दिया। 45,000 रुपए हर किसान का इन्होंने जब्त करके, चुरा करके, किसान की जेब से निकाल करके अशोक गहलोत साहब ने अपनी जेब में रख लिया। अब मार्च में घोषणा की कि हम 2000 यूनिट फ्री देंगे। अप्रैल में कहा कि जरूर देंगे। मई में कहा जो शिविर में आएगा उसको देंगे। जून में कहा शिविर लगाया है उसमें आओ। जुलाई तक शिविर चला। अगस्त में बरसात हो गई, खेत में जो है बिजली की जरूरत पड़ी क्या? और सितंबर में जब जरूरत थी तब बिजली आई नहीं। अब हमारी फसल जल गई, अब हमको बिजली की जरूरत नहीं है। 2000 यूनिट बिजली का झुंझुना पकड़ा करके 45,000 अपने हमारी जेब से निकाल करके खुद की जेब में डाल दिए है। आप इतना भोला कहेंगे 45,000 रुपया अपनी जेब में काट लेके उन्हें आपे अब की बार 2000 यूनिट चक्कर में वोट दें। आज राजस्थान देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में बिकता है। देवेंद्र भाई आपने वैट कम किया, मोदी जी के आग्रह पर देश की सभी सरकारों ने वैट कम किया। आज राजस्थान में, हमारे पड़ोस में गुजरात है, हमारे पड़ोस में हरियाणा है, हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश है, इन सब प्रांतों की तुलना में 10 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा बिकता है और 10 रुपए लीटर डीजल महंगा बिकता है। राजस्थान में महीने में 15 करोड़ रुपए लीटर पेट्रोल बिकता है, 45 करोड़ लीटर डीजल बिकता है। 60 करोड़ लीटर के जो है 10 रुपए ज्यादा के हिसाब से हमारी जेब से कितने पैसे निकलते हैं? 600 करोड़ रुपए। जो पेट्रोल भराने जाता है मोटरसाइकिल में, उसकी जेब से 1 लीटर पे 10 रुपया ज्यादा निकलता है। किसान डीजल भराने जाता है ट्रैक्टर में, एक मैसी की टंकी भरावे 40 रुपया में 400 रुपया रो घाटो उन्हें जेब में लागे। एक ट्रक की टंकी भराता है, 400 लीटर की टंकी भरती है, 4,000 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं।
बस की टंकी भराओ, 300 लीटर की टंकी भरती है, 3000 रुपए चोरी हो जाते हैं। जीप की टंकी भराओ, बोलेरो की 60 लीटर की टंकी भराओ, 600 रुपए आप हल लागे, लागे कि नहीं लागे? आपके मेरी जेब से रोज 10 रुपए चुराने का काम ये सरकार करती है। 600 करोड़ रुपए हर महीने का हमारी जेब से निकालती है। एक साल के 7200 करोड़ रुपए होते हैं, 4 साल के 28,800 करोड़ रुपए होते हैं, और 4.5 साल में 32,000 करोड़ रुपए हमारी आपकी मेरी जेब से निकालने का पाप इस सरकार ने किया कि नहीं किया? पूरे देश में डीजल पेट्रोल जो है जिस भाव में बिकता है उससे ज्यादा जब पैसे हमसे लेकर के हमारे को घाटा किया कि नहीं किया? और अब हमारी जेब में से 32,500 करोड़ रुपए निकाले, और अब मोदी जी देते हैं सिलेंडर 1150 रुपए के सिलेंडर पे 450 रुपए तो मोदी जी सब्सिडी देते हैं। बचे हुए जो 750 रुपए हैं उसमें से 250 रुपए ये देकर के, और ये कहते हैं कि हम 500 रुपए में सिलेंडर बेच देते हैं। मैं एक बात पूछूं आपने कि अपर जेब में 32,000 करोड़ रुपया निकालिया, और अब 32 जो है अपर जेब में 250 रुपया डाल, अपने गेला बनावे, इतना गेला आपा बनने वाला हाँ कहीं? सोजत के लोग इतने भोले हैं क्या? ऐसे चक्कर में आ सकते हैं क्या? इन्होंने हमको वादा किया था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। ये जितने किसान मेरे सामने बैठे हैं, आपका कर्जा माफ हुआ क्या? हाथ खड़े करके बताओ माफ हुआ क्या? जोर से बोल करके बताओ माफ हुआ क्या? हमारे साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? राजस्थान के किसान के साथ धोखा हुआ। 20,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई, 2,000 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। ये धोखेबाज सरकार अब एक बार फिर झुंझुना लेकर के हमारे सामने आई। हमको हिसाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, और पर घर में रात रहे कदे शाम रपड़िया रसोईरो आडो खुल्लो रह जावे, या पिंजरो ढकनो भूल जावा, और बिल्ली आवे और घर में दूध पी जाओ जना, एक दिन पी जावे गलती रह जावे भी, दूसरे दिन हिली हिली बिल्ली वापस आवे जब आप कहीं करा भाई राम धर्मो बताओ, कहीं करा बताओ, कहीं रखा होठ मैं माता जी कह रही है बेलन रखे, बेलन के चिंपियो कहीं रखे बताओ। तो अब की बार ये पिछली बार धोखा दे करके हमारा दूध पी करके दोबारा आ रहे हैं। अब की बार हाथ में क्या रखने की जरूरत है? तेल पायड़ो राखनो कि नहीं राखनो, पक्को राखनो कि नहीं राखनो। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अब की बार धोखा नहीं खाएंगे, पिछली बार हमारे साथ धोखा हो गया। और उसके अलावा इन युवाओं के साथ में धोखा हुआ। इनको कहा 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता मिला क्या भाई? इतने युवा खड़े, कोई मुझे बताए बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? ए दाता हाथ हिला रहे, थान थोड़ी मिलना, टावरान मिलना। किसी युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? इधर खड़े वो बताओ मिला क्या? इधर खड़े वो बताओ मिला क्या? आप बताओ किसी को मिला क्या? हमारे साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हमको बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए था। मुझे याद आता है 2018 का चुनाव, मैं चुनाव उसके बाद में जब सरकार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की दुर्भाग्य से 1,47,000 वोटों के डिफरेंस से बन गई थी, मैं मेरे घर के बाहर निकला, जोधपुर में कॉर्नर पर बैंक है, 8-10 बच्चे खड़े थे, मैंने गाड़ी रुकवाई। मैंने कहा भाई युवा साथियों आज बैंक के बाहर कैसे आए हो? कि साहब अशोक जी ने कहा था चुनाव से पहले 3,500 रुपए तुमको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हम खाता खुलवाने के लिए आएगा, अब डायरेक्ट खाते में 3,500 आएंगे। मैंने कहा भाई ठीक ही है, फार्म भरा तो घरों नहीं लेना पड़ी पाया, कोई नौकरी का आवेदन करेंगे तो घर वालों से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, कहीं मोबाइल का रिचार्ज कराना होगा तो भी घर वालों से नहीं मांगने पड़ेंगे, कोई चाय पीने जाना पड़ेगा कभी दोस्तों के साथ में तो भी अपना काम चल जाएगा। 3-4 महीने निकल गए, लोकसभा का चुनाव हो गया, मैं दोबारा घर से निकला, गेट के बाहर पहुंचा, वहां बैंक के सामने उन 10 में से 5 जने खड़े थे। मैंने गाड़ी रुकवाई, मुझे खुशी हुई, मैं कहा पैसे आ गए होंगे आज इसके लिए आए। मैंने पूछा भैया भाई लोगों तुम्हारे पास पैसे आ गए क्या? कहता पया तो फोड़ी रही नहीं आया, जो जमा कराया 1,000 रुपया खाता खुला उनमें 50 रुपया 2 बार कट गया, जो मैं तुम्हारे खातों बंद करा पाया बात चले बनना। हमको पैसा नहीं मिला लेकिन हम बर्दाश्त कर लेते, अगर हमको पैसा नहीं मिलता तो हमको नौकरी तो देने की जरूरत थी कि नहीं थी? राजस्थान में पेपर लीक में 1 नंबर पर राजस्थान आया। पहला पेपर लीक हुआ, गहलोत साहब ने कहा कि ये तो कई जगह पे होता है। दूसरा पेपर लीक हुआ तो उन्होंने कहा कि अब की बार हम इसकी जांच कराएंगे। तीसरा पेपर लीक हुआ तो उन्होंने कहा एक बार यूपीएससी में भी लीक हुआ था 10 साल पहले,
चौथा पेपर लीक हुआ तो उन्होंने कहा इसमें कोई अधिकारी और कोई राजनेता सम्मिलित नहीं है। पांचवा पेपर लीक हुआ, उन्होंने कहा इसमें कोई भी अधिकारी और नेता सम्मिलित नहीं है। छठा पेपर लीक हुआ तो उन्होंने कहा 10-11 साल पहले गुजरात में भी हुआ था। सातवां पेपर लीक हुआ तो उन्होंने कहा अखिलेश जी के जमाने में 2 पेपर जो है उत्तर प्रदेश में भी लीक हुए थे। मैंने मीडिया वालों को कहा भैया उसको पूछो कि मुख्यमंत्री तुम राजस्थान के हो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हो। राजस्थान के पेपर लीक हो रहा है, उसका जिम्मेदार राजस्थान का मुख्यमंत्री और राजस्थान का गृह मंत्री जो एक ही आदमी है वो है कि नहीं है? देवेंद्र भाई आपके यहां परीक्षा होती कभी पेपर लीक होता है क्या? महाराष्ट्र में पेपर लीक नहीं होता तब राजस्थान में क्यों होता है? और बाद में मुख्यमंत्री बार बार ये कहते रहे कि इसमें कोई नेता सम्मिलित नहीं है, इसमें कोई अधिकारी सम्मिलित नहीं है। 10वां पेपर लीक हुआ, 11वां हुआ, 12वां हुआ, 13वां हुआ, 14वां हुआ, 15वां हुआ और 16 बार पेपर लीक हुआ। 16वें पेपर के बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने प्रचंड आंदोलन पूरे राजस्थान में खड़ा किया और उस आंदोलन के बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इन मीडिया के मित्रों का भी। इन्होंने जिस तरह से सहयोग किया, निर्भीक होकर के जिस तरह से पत्रकारिता दी, उसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान सरकार को मजबूरन जांच करानी पड़ी। और 17वां पेपर लीक हुआ, बस में कितने पकड़े गए? 70 लोग। नकल माफिया पकड़ा गया। जांच अभी तक केवल 2 कदम निकली आगे, 2 कदम। पहले कदम में तो राजस्थान में इतिहास बना देश का कि आरपीएससी का, लोक सेवा आयोग का सर्विंग मेंबर जो है वो मुंह काला करा करके जेल के पीछे गया। और फिर उसके साथ वालों ने कैसे स्टेटमेंट दिए कि हम तो पैसा देकर के बने थे, तो पैसा नहीं इकट्ठा करते तो क्या करते? मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान का युवा पूछना चाहता है और हर युवक का माता और पिता जो पेट काट करके बच्चों को पढ़ाता है, जो रात रात जाग करके मां बच्चों को पढ़ने के लिए चाय पिलाती है, वो पूछना चाहती है कि नहीं चाहती है कि भैया कैसे किसको दिए थे? और जांच दूसरे कदम आगे बढ़े। सरकार का एक मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति जेल के सीखचों के पीछे 15 लाख रुपए में पेपर बेचता हुआ गया कि नहीं गया? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने युवा साथी यहां खड़े, इस पेपर माफिया जिसने लीक कराया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने पेपर लीक कराने का पाप किया, युवाओं के सपनों को उजाड़ने का और अंधेरा आंखों के आगे लाने का पाप किया, वो जेल के पीछे जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जांच उससे आगे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये सरकार, मुझे तो समझ में नहीं आता अब सरकार बची कहां है? ये सरकार नहीं है, केवल अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है कि 5 साल आप लोगों ने मौका दे दिया था, वो 5 साल पूरा कर रही है। अब राम मोदी जी भगवान राम का मंदिर बना रहे। 450 साल तक हमने संघर्ष किया। ये सोजत तो साक्षी है औरंगजेब के जमाने के उस संघर्ष का। दुर्गादास जी ने कितनी बार इस सोजत के किले को वापस अपने हाथ में लिया, कितनी बार मुगलों ने कब्जा किया था इसके ऊपर, और कितनी बार सोजत को वापस मारवाड़ की सेनाओं ने अपनी भुजाओं की ताकत पर जीत करके वापस सोजत को आबाद किया। मोदी जी राम का मंदिर बना रहे। हमने 450 साल तक लाखों लोगों ने उसके लिए कुर्बानी दी थी कि भगवान राम का मंदिर जो है वो अयोध्या जी में बनना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट दिए थे कि राम तो हुआ ही नहीं था, कि राम तो तुलसीदास जी ने कथा लिख दी उसमें था, उसके अलावा राम कहीं हुआ नहीं था, राम सेतु तो बना ही नहीं था। अब जिन्होंने राम को नकारा उनको राम ने नकार दिया। जिन्होंने 55 साल तक राज किया था वो लोकसभा में 55 भी नहीं बचे, उसके नीचे आ गए। लेकिन मोदी जी का संकल्प था हम राम जी का मंदिर बनाएंगे। और मैं आज आप सबका अभिनंदन करता हूं। भागीरथ ने जिस तरह से तपस्या करके अपने पीढ़ियों को तारा था, आपने एक वोट भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के दिया। आपने 450 साल तक की उस तपस्या को पूरा कर दिया। आज राम जी का मंदिर बन रहा है। जनवरी में शोभा जी और पीपी चौधरी साहब आपको रेल में बिठा करके ले जा करके दर्शन करा करके लाएंगे। हमारी पीढ़ियां तर जाएंगी साहब। और उससे आगे हम शिव जी का मंदिर बना रहे। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर मोदी जी ने बना दिया। महाकाल लोक उज्जैन में महाकाल बाबा के वहां पे बना दिया। केदारनाथ का मंदिर जो है उसका पूरा पुनरुद्धार हो रहा है। और ये सरकार 400 साल पुराने शिवलिंग को अलवर में इन्होंने तोड़ने का पाप किया। मंदिर को तोड़ा और शिवलिंग जब टूटा नहीं तो शिवलिंग को ड्रिल मशीन से टुकड़े 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 करके खंडित करने का पाप जो इन्होंने किया। इन्होंने राम मंदिर को ढहाया
इन्होंने शिव मंदिर को तोड़ा, और अब ये जो है ये हमारे सनातन पर चोट करने की तैयारी कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के परिवार जो इन्होंने नया नया बनाया है, जो तुष्टीकरण करने वाले लोग साथ जुटे हैं, जो परिवारवादी आज राजनीति करने वाले साथ जुटे हैं, और देश के सारे भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। एक दारू घोटाले वाला, एक चारा घोटाले वाला, एक बिजली घोटाले वाला, एक नौकरी घोटाले वाला, एक कोयला घोटाले वाला, एक वो स्पेक्ट्रम घोटाले वाला, एक 2G घोटाले वाला, ये सारे के सारे घोटालेबाज इकट्ठे होकर के अब कह रहे हैं कि हम सनातन को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। ये कहते हैं सनातन तो जो है एड्स की बीमारी के जैसा है। ये सनातन एड्स की बीमारी के जैसा है। हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा? जो काया कोई आया उसको आत्मसात किया, लेकिन सनातन पे चोट करने के लिए 2000 साल में जो कोई भी इस हिंदुस्तान की तरफ आया, हमने हिंदुस्तान के सनातन की तरफ बढ़ने वाली हर तलवार को हाथ से ही उखाड़ करके फेंक दिया। कितने लोग इस हिंदुस्तान में आक्रमण करने के लिए आए थे? जो गौरी से नहीं हुआ, जो गजनी से नहीं हुआ, जो खिलजी से नहीं हुआ, जो औरंगजेब से नहीं हुआ, वो ये कांग्रेस वाले करना चाहते हैं। हम होने देंगे क्या? कि सोजत के लोगों का खून पानी हो गया है क्या? होने देंगे क्या? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये जो कंधे हैं ना, कंधे, इनसे चौड़ी कभी छाती नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती, और जो धर्म है उससे बड़ी कभी जाति नहीं हो सकती। हमको ताकत के साथ खड़े होना पड़ेगा, सारे जाति के भेदभाव भुला करके। न मैं जाट हूं, न मैं राजपूत हूं, न चारण हूं, न पुरोहित हूं, न विष्णोई हूं, न ऊंचा हूं और न नीचा हूं। केवल और केवल एक मैं सनातनी हूं, और सनातन पर चोट स्वीकार नहीं करूंगा। यह संकल्प लेकर के हम सबको भुजाएं उठानी पड़ेगी, भुजाएं उठा करके संकल्प करना पड़ेगा, और पूरी ताकत के साथ बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। बहुत बहुत धन्यवाद।